नमस्कार। विश्व इतिहास की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। रूस की राज्य क्रांति 20वीं शताब्दी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना के पूर्व में 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अमेरिका और फ्रांस में भी क्रांतियां हुई थी, किंतु रूस की क्रांति का अपना ही अलग महत्व है। प्रत्येक क्रांति अपनी प्रकृति, विस्तार एवं उद्देश्यों में अन्य क्रांतियों से भिन्न होती है। जहां अमेरिका की क्रांति उपनिवेशवाद को एक चुनौती थी, वहीं फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की विजय हुई। 1789 की ईस्वी में जिन सिद्धांतों को क्रांतिकारी और उग्र माना जाता था, आज वे सर्वसम्मत तथ्य हो गए हैं। फ्रांस से जो विचारों की लहर प्रभावित हुई थी, वो आज भी विश्वव्यापी हो गई है। इस प्रकार 1917 में रूस में जो राज्य क्रांति हुई, उसने सम्राट के एक तंत्रीय स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत कर सर्वसाधारण मजदूर और किसान जनता की सत्ता भी स्थापित की। इससे समाजवाद की विचारधारा को संसार में पहली बार मूर्त रूप मिला। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक नए समाज, नई संस्कृति और नई सभ्यता को जन्म देती है। साम्यवादियों के मतानुसार समाज की संपूर्ण सत्ता पर श्रमिकों का एकाधिकार होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक ही वास्तव में राष्ट्रीय धन के उत्पादक है। एक समय तक लगभग आधा यूरोप तथा एशिया इस विचारधारा से प्रभावित था, परंतु सोवियत संघ के दिसंबर 1991 में विघटन के साथ ही यूरोप में साम्यवाद के एक चरण का अवसान हो गया। चीन अभी साम्यवाद के रास्ते पे दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। तो आज का जो हमारा ये सभी वक्तव्य से समझ गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे कि क्रांति से पहले का रूस कैसा था, ऐसे क्या वजह हुई, ऐसे क्या कारण हुए कि यहाँ पे क्रांति होना अवश्यंभावी हो गया। तो उन्हीं कारणों पे हम चर्चा करेंगे कि इस रूसी क्रांति के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे, क्या प्रक्रिया रही। भौगोलिक दृष्टि से रूस संसार का सबसे बड़ा देश है। सारी भूमि का छठा भाग उसके अधीन था। इसकी आबादी 18 करोड़ के आसपास थी। 18 करोड़ जो आबादी थी, बहुत ज्यादा आबादी थी। और वहाँ का जो सम्राट था, जार निकोलस द्वितीय, शक्तिशाली और निरंकुश शासक था। रूस की साधारण जनता अशिक्षित और पिछड़ी हुई थी। चर्च का लोगों पर काफी प्रभाव था। प्रजा अनेक श्रेणियों में विभक्त थी। कुलीन, मध्यम वर्ग और मजदूर, किसान वर्ग, इनके आर्थिक और सामाजिक स्तर भिन्न भिन्न थे। कुलीन और मध्यम वर्ग के लोग सर्वसाधारण जनता को घृणा की दृष्टि से देखते थे। यद्यपि फ्रांस की राज्य क्रांति के विचारों का रूस पर प्रभाव पड़ा, किंतु अभी तक वहाँ की स्थिति बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की थी। यद्यपि 1905 में क्रांति के बाद वहाँ पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी, पर सम्राट और उसके सलाहकार जनता की इच्छा की कोई परवाह नहीं करते थे, क्योंकि सम्राट देवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ तक रूस में स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजतंत्र था। अन्य क्रांतियों के भांति सन 1917 की रूसी क्रांति के कुछ मौलिक कारण तो उसके पिछले शताब्दी के इतिहास के गर्भ में छिपे थे, और कुछ तत्कालीन परिस्थितियों ने रूस में व्याप्त असंतोष का एकाएक विस्फोट कर दिया। क्रांति के दीर्घकालीन एवं तत्कालीन कारण जो है उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जारशाही की निरंकुशता की। पहला जो हमारा टॉपिक है, जारशाही की निरंकुशता। रूस के सम्राट अत्यधिक निरंकुश थे। वे अपने को किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं समझते थे। वे इवान चतुर्थ की बात करेंगे। इवान जो चतुर्थ था, उसके सिद्धांत पर आचरण करते थे। उसने घोषणा की थी कि जार रूस का एकाधिपति है। इसी प्रकार पीटर महान का भी कहना था कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इतना ही स्वेच्छाचारिणी कैथरीन महान थी। इससे स्पष्ट है कि स्वेच्छाचारिता ही रूसी जार का एकमात्र उद्देश्य था। जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय, सभी ने दमनकारी नीति का जो सामना किया था। सब इस समय रूस की क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय ने भी इस नीति का पालन किया, किंतु 1905 की जो क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप सुधारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ड्यूमा की स्थापना की गई। ड्यूमा का निर्वाचन कराने की घोषणा करनी पड़ी, किंतु ड्यूमा को भी अपने जनता की प्रतिनिधि सभा के वास्तविक अधिकारी होने जो है उससे वंचित रखा, और
वहां पे स्टापिलिन की सहायता से पुनः प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया गया। निकोलस द्वितीय के अंतिम वर्षों में रासपुटिन जैसे दुष्टात्मा का प्रभाव सर्वोपरि रहा, जो साम्राज्य के लिए अनिष्टकारी रहा। यह एक साधु था जो जारीना की अंधभक्ति के कारण शासन के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करता था। इसी कारण से 1916 में विरोधियों ने रासपुटिन की हत्या की। दूसरा हमारा जो टॉपिक है 1905 की क्रांति तथा ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास। 1904-1905 में रूस जापान युद्ध जो हुआ, रूस जापान युद्ध, और इस युद्ध में रूस की पराजय हुई। छोटे से देश जापान के हाथों पराजय से यहाँ के जो व्यक्ति थे, यहाँ की जो जनता थी, काफी क्रोधित हुई। पहले क्रीमिया और अब रूस जापान युद्ध में पराजय के कारण सरकार की अक्षमता जनता के सामने आ गई और यह भी स्पष्ट हो गया कि रूस में सुधारों की आवश्यकता है। सरकार की अव्यवस्था को देखते हुए श्रमिकों ने हड़ताल का सहारा लिया और कृषकों ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए 22 जनवरी की घटना, ये 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन लगभग 1.5 लाख मजदूरों ने पादरी गेपो के नेतृत्व में, पादरी का नाम था गेपो, इनके नेतृत्व में जार के सम्मुख अपनी राजनीतिक और औद्योगिक मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। और इस प्रदर्शन का उद्देश्य था विंटर पैलेस पर जार को एक आवेदन पत्र पेश करना, जिसमें लोगों के राजनीतिक और औद्योगिक अधिकारों की बात कही गई थी। गेपो एक साहसिक पादरी था, लेकिन विडंबना यह थी कि उसका संघ एक पुलिस संघ था। आम जनता को अभी भी अटूट विश्वास था कि जार उनका हितैषी है। प्रदर्शन में मजदूर, उनकी पत्नियां, बच्चे जार के बड़े बड़े चित्र लेकर साथ में गए, लेकिन इन निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा, सैनिकों द्वारा आक्रमण कर 130 व्यक्तियों को मार दिया गया। गेपो को कोई चोट नहीं लगी, परंतु बाद में 1906 में क्रांतिकारियों ने उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि उनका अनुमान था कि एक सरकारी जासूस था। 1905 की इस खूनी रविवार की घटना का रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परिस्थिति पर काबू पाने के उद्देश्य से जार ने 30 अक्टूबर 1905 को सुधारों की घोषणा की और एक ड्यूमा की जो है उसकी स्थापना की। लेकिन ये सिर्फ जो ड्यूमा थी वो नाम मात्र की थी। जार उसके प्रथम अधिवेशन को भी उसने विघटन कर दिया था। जब 1907 में ड्यूमा का दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसका भी विघटन कर दिया। इससे जनता में जार के प्रति अविश्वास बढ़ता गया। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूसी एक कृषि प्रधान देश था, वहाँ कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा 1861 में कृषि दासों की जो मुक्ति की घोषणा के उपरांत भी कृषकों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। रूस में 19वीं शताब्दी के अंत तक 20,000 बड़े जमींदारों के पास लगभग 1800 लाख एकड़ जमीन थी, जबकि 1 करोड़ से अधिक कृषकों के पास केवल 1900 लाख एकड़ जमीन थी। और रूस की समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग जो था वो भूमिहीन था। खेती पुरानी तरीके से की जाती थी और भूमिहीन कृषकों को जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था। उन्हें कई तरह के करों का भुगतान भी करना पड़ता था, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी दयनीय हो गई थी। कृषि दासों की मुक्ति का नियम भी रूस के सभी प्रांतों में लागू नहीं किया गया था और कृषकों को दोनों समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। पहले वे भूमि कर में कमी एवं सुविधा अधिकारों की समाप्ति की मांग करते रहे, किंतु जब उनकी मांगों की अवहेलना की गई तो वे अधिक उग्र हो गए। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने इन कृषकों की स्थिति का लाभ उठाया और उन्हें शासन के विरुद्ध उत्तेजित किया। 1905 ईस्वी में यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में काकेशस, पोलैंड, वोल्गा नदी के क्षेत्र में कृषकों के विद्रोह हुए और 1905 में समस्त कृषक प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूसी कृषक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया और इसके फलस्वरूप 1906 में कानून में प्रत्येक कृषक को कम्यून से अपनी भूमि अलग करने का अधिकार दिया गया। 1910 के भूमि अधिनियम द्वारा कृषकों को अपनी भूमि का समेकीकरण, कंसोलिडेशन करने का अधिकार दिया गया। श्रमिकों का असंतोष। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में पश्चिमी यूरोप के प्रमुख राज्यों में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। यद्यपि इस समय रूस एक कृषि प्रधान देश था, फिर भी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव वहां दिखाई देने लगा। अलेक्जेंडर तृतीय के समय में औद्योगिकीकरण की जो नीति थी उसमें गति आई। हजारों की संख्या में भूमिहीन कृषक इन औद्योगिक केंद्रों पर रोजगार के लिए पहुंचे। उद्योगपतियों ने इन मजदूरों की अस्थायी स्थिति का काफी लाभ उठाया और अधिक से अधिक उनसे काम करवाया। उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि उनका जीवन निर्वाह कठिन होने लगा और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे अपने मालिकों से भी कुछ भी मांग नहीं कर सकते थे, न ही मजदूर संघ बना सकते थे।
1905 की क्रांति का प्रारंभ भी मजदूरों के जुलूस से ही हुआ। उस समय मजदूरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी अलग से सरकार बना ली। 1905 के बाद सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति की व्यवस्था तो 1903 में ही आरंभ कर दी गई थी। 1912 में स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमा अधिनियम लागू किए गए, किंतु इन सुधारों से मजदूरों का असंतोष दूर नहीं हुआ। वे मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। आर्थिक एवं सामाजिक विषमता। इस समय रूस की सामाजिक स्थिति वैसी नहीं थी जैसी 1789 से पूर्व जो फ्रांस की थी। समस्त रूसी समाज दो भागों में बटा हुआ था और प्रथम अधिकार युक्त था और द्वितीय अधिकार विमुक्त था। यह वर्ग बहुत जो पहला वाला वर्ग था अधिकार युक्त बहुत संपन्न था। राज्य के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों तथा अधिकांश भूमि पर उन्होंने अधिकार कर रखा था, जबकि जो दूसरा अधिकार विहीन वर्ग था उसमें किसान और मजदूर थे। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब थी। रूस जो है जार के जो रूसीकरण की नीति थी, रूस प्रजा विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से बनी थी। वहाँ कई धर्म प्रचलित थे, कई भाषाएं थी। रूस की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, तातार, कजाक, आर्मीनियन, रूसी आदि का समावेश था और इनकी सभ्यता और संस्कृति अलग अलग थी। रूसी इन सब में प्रभावशाली होने के कारण शासक बन गए थे। इनको अन्य अल्पसंख्यक जातियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। इन अल्पसंख्यक जातियों के विरुद्ध जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही रूसीकरण की नीति अपनाई गई और एक जार एक धर्म का नाता अपनाया गया। गैर रूसी जनता का दमन किया गया, इनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, इनकी संपत्ति छीन ली गई। इस कारण गैर रूसी जनता में असंतोष फैला और वह जारशाही के विरुद्ध हो गई। बौद्धिक क्रांति। रूस में कई वर्षों से पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचार प्रवेश कर रहे थे और जार तथा उसके प्रतिक्रियावादी पदाधिकारी उनका दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। फिर भी उदारवादी विचारों का यहाँ पे प्रसार हुआ। स्वयं रूस के टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की आदि उपन्यासों ने भी रूसी जीवन की विफलताओं की ओर आम जनता का ध्यान आकृष्ट किया। उनके विचारों से लोगों में राजनीतिक जागृति हुई। शिक्षित वर्ग राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगा और इसके साथ ही कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की और बाकुनिन के समाजवादी विचारों का भी देश के श्रमिकों एवं बुद्धिजीवियों पर प्रभाव पड़ा। देश में कई समाजवादी दल बन गए जिनका प्रभाव कृषकों और मजदूरों पर भी बढ़ रहा था। इसी समय समाज में शून्यवाद का उदय हुआ जिसने प्राचीन व्यवस्थाओं को मिटाने का भी प्रयास किया। रूस में समाजवाद का प्रसार। 19वीं सदी के अंतिम चरण में रूस में समाजवादी सोशलिस्ट विचारों का फैलने लगे थे और उस दौरान कई समाजवादी समूहों का गठन किया गया। 1898 में विभिन्न समाजवादी गुटों ने मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया। लेनिन के नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस दल के वाम पक्ष के नेता थे। 1903 में इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त कर लिया और यह बहुमत दल बोल्शेविक नाम से, यह जो दल है इसे बोल्शेविक दल के नाम से जाना जाने लगा, जबकि जो अल्पमत दल को मेंशेविक कहा गया। बहुमत दल को बोल्शेविक और जो अल्पमत था उसे मेंशेविक कहा गया। बोल्शेविकों ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बताते हुए ये संकल्प लिया कि उनका तत्कालीन कार्य निरंकुश जारशाही को समाप्त करके एक गणतंत्र की स्थापना करना तथा रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले लोगों के शोषण को खत्म करके उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना है। 8 घंटे का कार्य दिवस प्रारंभ करना तथा भूमि के वितरण से संबंधित असमानता को मिटाना और किसानों के सामंती शोषण को उन्मूलित करना भी इस संकल्प के अंग थे। इस दौर में श्रमिकों के एक नए प्रकार के संगठन का जन्म हुआ जिसे सोवियत कहा जाता था। सोवियत यह हड़तालों का संचालन करने के लिए स्थापित श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संस्था थी। आगे चलकर किसानों की सोवियतों का भी गठन किया गया। बाद में सैनिकों की सोवियतें भी बनाई गई और धीरे धीरे पूरे देश में सोवियतें स्थापित हो गई। बाद में इन सोवियतों ने रूसी क्रांति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व एवं भ्रष्ट शासन। फिशर के अनुसार रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा अंधविश्वासी और अयोग्य था। वह दुर्बल और हठी स्वभाव का मंदबुद्धि व्यक्ति था जिसमें घटनाओं के महत्व और व्यक्तियों के चरित्र को समझने की शक्ति नहीं थी।
उस पर महारानी अलेक्जेंड्रा का विशेष प्रभाव था। वह स्वेच्छाचारी शासन की पक्षपाती थी और जरीना रासपुटिन नामक साधु के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। रासपुटिन ने अपने व्यापक प्रभाव का लाभ उठाकर प्रशासन में हस्तक्षेप कर दिया। उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति रासपुटिन के हाथ में आश्रित हो गई। फलस्वरूप राज दरबार में रासपुटिन के विरोध में एक दल बन गया, जिसने दिसंबर 1916 में उसकी हत्या कर दी। इस क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का प्रवेश एवं आर्थिक संकट। 1905 में रूस जापान युद्ध में पराजित हुआ था। जारशाही की स्थिति कमजोर हो गई। रूस में आंतरिक असंतोष बढ़ गया और सुधारों की मांग होने लगी। सम्राट सुधारों के पक्ष में नहीं था। रूस के असंतुष्टों ने 1905 में क्रांति का सहारा लिया। साथ ही साथ 19 अगस्त 1914 में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया। उस समय बोल्शेविक दल के 5 सदस्यों को छोड़कर संसद के सभी सदस्यों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत भी किया था। यदि जार निकोलस योग्य होता और प्रशासन ईमानदार होता तो ऐसी परिस्थिति में जनमत को राजभक्त बनाया जा सकता था, परंतु उस समय भी रूस जापान युद्ध के समय के इतिहास की पुनरावृत्ति हुई, अतः जनता में असंतोष बढ़ गया। युद्ध के प्रारंभिक काल में रूस की सेनाओं को कुछ सफलता अवश्य मिली, परंतु कुछ ही समय बाद जर्मनी के विरुद्ध रूस की सेनाएं पराजित होने लगी। सेनाओं को पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही थी। यातायात व्यवस्था का पूर्ण विकास न होने के कारण समय पर रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। सेना के अधिकारियों की अयोग्यता, प्रशासन के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा साम्राज्य एवं प्रमुख सामंतों का युद्ध कार्य में हस्तक्षेप आदि के कारण रूस की सेनाओं की लगातार पराजय हुई। युद्ध के प्रथम 3 वर्षों में 1,50,00,000 लोग सैनिक युद्ध में भेजे गए, जिसमें खेतों में काम करने वालों की कमी हो गई, कृषि में गिरावट आई, खाद्य सामग्री के साथ साथ अन्य वस्तुओं की भी कमी होने लगी, दुर्भिक्ष पड़ने लगे, ईंधन की कमी हुई। इस अवस्था के लिए जनता जार की अव्यवस्था और कुप्रबंध को ही दोषी समझती थी। मार्च 1917 की क्रांति और जारशाही का अंत। 1905 की क्रांति रूस से निरंकुशता नहीं मिटा पाई थी। ड्यूमा तो अपनी जगह कायम थी, लेकिन रूस में वास्तविक सत्ता जार रूसी सामंतों और भ्रष्टाचारी अधिकारी वर्ग के हाथ में थी। रूस अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन अकुशल तथा भ्रष्ट रूसी सरकार आधुनिक युद्ध को चलाए रखने में असमर्थ थी। इस युद्ध ने रूस की तत्कालीन व्यवस्था को दिवालियापन साबित कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निरंकुश तंत्र का संकट और भी घनीभूत हो गया और अंत में यही इसके पतन का कारण बना। युद्ध में रूसी हताहत, जख्मी हुए और बंदी बनाए गए सैनिकों का वर्णन पहले हम कर चुके हैं। इसकी कमजोर अर्थव्यवस्था को युद्ध ने और भी जर्जर बना दिया और इस बढ़ती हुई अशांति में आग में घी का काम किया। देश के सामने भूखमरी की भयावहता उपस्थित हो गई। यहाँ तक कि देश की राजधानी पेट्रोग्राड, पहले का जो सेंट पीटर्सबर्ग था, बाद में लेनिनग्राड कहलाया और अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। 20 लाख की आबादी में इसमें जो है नहीं बची। रोटी की कमी हो जाने के कारण उसके खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लग गई और 1917 के प्रारंभ में एक के बाद एक हड़तालें हुई, जिन्होंने अंत में आम हड़ताल का रूप ले लिया। युद्ध और जारशाही समाप्त करने की मांग जोर पकड़ती नजर आने लगी। 12 मार्च को सेना की कई रेजिमेंटों ने हड़ताल में शामिल हो गई। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को आजाद कर दिया और जारशाही जनरलों और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम होते होते पेट्रोग्राड विद्रोही श्रमिकों तथा सैनिकों के हाथों में आ चुका था। 12 मार्च 1917 को इन घटनाओं के साथ फरवरी क्रांति प्रारंभ हो गई। इसे ये संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि उस समय रूसी पंचांग के अनुसार 27 फरवरी थी और उस समय जार राजधानी के बाहर था। उसने विद्रोहियों को दबाने और ड्यूमा को भंग कर देने का आदेश दिया, लेकिन ड्यूमा ने सत्ता अपने हाथों में ले लेने का निर्णय किया और 15 मार्च को उसने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। उसी दिन जार को गद्दी छोड़ने पर विवश होना पड़ा और उसके निरंकुश शासन का अंत हो गया। रूस को कुछ महीनों बाद सितंबर में गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जारशाही के अंत का पूरी दुनिया ने स्वागत किया, लेकिन जिन समस्याओं के कारण जारशाही का पतन हुआ था उसमें किसी को भी हल करने में अस्थायी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। युद्ध को जारी रखने की नीति कायम रही और भूमि वितरण की समस्या के समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ बोल्शेविक दल ही ऐसा था जिसके पास एक स्पष्ट कार्यक्रम था।
लेनिन तथा मार्तोव इन दो रूसी समाजवादियों ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सेकेंड इंटरनेशनल के प्रस्ताव के इस हिस्से का मसौदा तैयार किया था, जिसमें श्रमिकों का इस बात के लिए आह्वान किया गया था कि यदि युद्ध छिड़े तो उससे उत्पन्न संकट का लाभ उठाकर वे उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकें जो युद्ध लाने के लिए जिम्मेदार थी। बोल्शेविक हमेशा युद्ध का विरोध करते रहे। ड्यूमा में 5 बोल्शेविक सदस्य थे। युद्ध छिड़ा तो उन्होंने इसका विरोध भी किया था। उन्हें गिरफ्तार करके देश निकाला दे दिया गया। जब फरवरी क्रांति हुई उस समय लेनिन जूरिक स्विट्जरलैंड में थे। उन्होंने कहा वह किसी भी अर्थ में क्रांति की अंतिम विजय नहीं है बल्कि आरंभिक जीत है। उन्होंने घोषणा की कि केवल एक ऐसी श्रमिक सरकार की जनता को शांति, रोटी और पूर्ण स्वतंत्रता दे सकती है जिसका दारोमदार अव्वल कृषक आबादी, कृषि मजदूरों और गरीब किसानों के विशाल मजबूत बहुमत पर हो और दूसरे सभी युद्धरत देशों के क्रांतिकारी श्रमिकों के गठजोड़ पर हो। अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति के समय श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेट्रोग्राड सोवियत का गठन किया गया, जो तेजी से बदलती हुई परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। अप्रैल 1917 में पेट्रोग्राड पहुंचने पर लेनिन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को शांति चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को जमीन चाहिए, लेकिन वे देते क्या हैं? युद्ध और भूख, रोटी नहीं। उन्होंने भूमिपतियों को भूमि पर कायम रखा है। अस्थायी सरकार को कोई समर्थन मत दो, सारी सत्ता सोवियतों के हाथों में दे दो। इस समय अस्थायी सरकार पर एक और खतरा आ गया। जनरल कार्लिनोव अपनी तानाशाही स्थापित करने के इरादे से विद्रोह करने बैठ गए, लेकिन श्रमिक तथा सैनिक क्रांति की रक्षा करने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने जनरल के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस समय अस्थायी सरकार का प्रधान अलेक्जेंडर केरेंस्की था। उसके विचार उदार तथा लोकतांत्रिक थे, लेकिन रूसी सरकार युद्ध प्रारंभ होने के समय से ही जिन नीतियों का अनुसरण कर रही थी उसमें कोई परिवर्तन करने में विफल रहा और उसने स्वयं को बिल्कुल प्रभावहीन साबित कर दिया। उसे कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। अक्टूबर में बोल्शेविकों ने विद्रोह की योजनाबद्ध तैयारी की। 25 अक्टूबर को श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। अस्थायी सरकार का तख्ता पलटने के लिए नियोजित विद्रोह इस कांग्रेस के समय किया जाने लगा था। पेट्रोग्राड में 25 अक्टूबर के सवेरे विद्रोह प्रारंभ हुआ और कुछ ही घंटों में नगर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बोल्शेविकों के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिक तथा श्रमिक काबिज हो गए। प्रातः 10 बजे रूस के नागरिकों के नाम लेनिन का संदेश प्रसारित किया गया और उसमें कहा गया कि लोकतांत्रिक शांति की अविलंब स्थापना, भू स्वामित्व की समाप्ति, उत्पादन पर श्रमिकों के नियंत्रण, सोवियत सत्ता की प्रतिष्ठापना, जिस उद्देश्य के लोगों ने संघर्ष किया है उसे पूरा हो गया है उसका उद्देश्य। और इस घटना की तिथि पुरानी रूसी पंचांग के अनुसार 25 अक्टूबर थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। वैसे ये घटना 7 नवंबर को हुई थी। रात के 10:40 पर श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक प्रारंभ हुई। लगभग सभी उसी समय अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर हमले शुरू हुए। पहले दिन पुराने पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर को रात के 1:50 पर विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया गया और अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस सरकार का मुखिया केरेंस्की बच निकला। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस नई सरकार ने सत्ता संभाली उसका पहला कार्यक्रम शांति की घोषणा को स्वीकृति देना था। इसमें सरकार का यह संकल्प किया गया कि शांति के लिए बातचीत करेगी, ऐसी शांति जिसमें किसी देश, उसके किसी भाग पर अन्य देश का कब्जा नहीं हो। और इस घोषणा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की श्रमिक मानवता को युद्ध की विभीषिका और दुष्परिणामों से बचाने के लिए अपने कर्तव्य को समझाएंगे। नवंबर 1917 की क्रांति के द्वारा बोल्शेविक नेता लेनिन तथा ट्राटस्की के हाथों में उसकी सत्ता आ गई और उन्होंने 3 मार्च 1918 को विदेश मंत्री ट्राटस्की ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली। रूस को जर्मनी द्वारा प्रस्तावित शर्तें माननी पड़ी। संधि वार्ता में दोनों देशों के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और तुर्की के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और इस संधि में रूस ने कार्स, अर्दहान, बाटुम से अपनी सेनाएं हटाने तथा तुर्की के साथ मिलकर उसकी सीमाएं निश्चित करने का आश्वासन दिया। एस्टोनिया, लियोनिया, फिनलैंड और आलैंड रूस को देने स्वीकार किए गए। गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप। बोल्शेविक सरकार की स्थापना करने वाले पेट्रोग्राड के इस विद्रोह के बाद भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के अन्य भागों में भी ऐसे ही विद्रोह हुए और फरवरी 1918 तक नई सरकार ने पूरे देश में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली। लेकिन इसके शीघ्र बाद रूस गृह युद्ध में फंस गया।
पुरानी व्यवस्था के प्रति वफादार सैनिक जो गोरे रूसी कहलाते थे, क्रांति को मिटाने के लिए संगठित हो गए थे। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य और जापान तथा अन्य मित्र शक्तियां भी रूस को फिर से लड़ाई में घसीटने, उसके संसाधनों का युद्ध के लिए उपयोग करने तथा क्रांति विरोधी शक्तियों को सहायता देने के लिए उसके मामले में हस्तक्षेप करने लगी। आखिर गृह युद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप 1920 में खत्म हुए। जारशाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उखड़ने वाला पहला राजवंश था। युद्ध समाप्त होने के पूर्व 2 और राजवंशों का भी पतन हो गया था। इस प्रकार अक्टूबर जो क्रांति थी उसके महत्व पे हम चर्चा करेंगे कि बोल्शेविक क्रांति का क्या महत्व हुआ। 1917 की रूसी क्रांति यूरोप की ही नहीं वरन समस्त विश्व की एक युगांतकारी घटना थी। इतिहासकार H.G. वेल्स ने इसे इस्लाम के उदय के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बताया है। इसी तरह प्रोफेसर लास्की ने भी इसे ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया। इसके जो महत्व परिणाम है, रूस की 1917 की क्रांति ने 300 वर्षों से चले आ रहे निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी जार के शासन को उखाड़ फेंका। रूस में सर्वहारा वर्ग की स्थापना हुई और उसने रूस में एक नए प्रकार का समाजवादी ढांचा तैयार किया। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से हटने व मित्र राष्ट्रों पर युद्ध का दबाव बना। साथ ही साथ संपूर्ण विश्व साम्यवादी एवं पूंजीवादी 2 खेमों में बट गया। रूसी क्रांति का एक प्रमुख जो उद्देश्य था, नवीन समाज की स्थापना करके विश्व के देशों में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। अतः स्वतंत्र विश्व के लोगों ने रूस के इस प्रयास को रोकने का प्रयास किया और 2 गुट साम्यवादी और पूंजीवादी 2 खेमे बन गए। रूस में स्थापित हुई साम्यवादी सरकार ने पूंजीवाद का घोर विरोध किया। परिणाम स्वरूप रूस में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा जमींदारों व पूंजीवादियों के वर्ग की समाप्ति हुई। कृषक वर्ग को उनकी जरूरत के अनुसार भूमि प्रदान की गई। इस प्रकार रूस ने जिस नई आर्थिक नीति का आह्वान किया उसके संबंध में बेंस ने लिखा है कि रूस का वह आर्थिक जीवन एक राज्य समानता, सरकारी पूंजीवाद का एक विलक्षण चित्र था। बोल्शेविक क्रांति निस्संदेह एक युगांतकारी घटना थी जिसका प्रभाव केवल रूस तक ही सीमित नहीं रहा वरन उसने विश्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, सभी देशों को प्रभावित किया। इस क्रांति ने मार्क्स के सिद्धांतों को साकार रूप देने का मार्ग प्रशस्त किया। बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रूस ने सभी क्षेत्रों में उन्नति की, जिससे यह एक सशक्त राष्ट्र बना।